हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर.बी. प्रसाद में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, इन दिनों हम फिजिक्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड के एग्जामों में पूछे गए हैं। आज फिर हम इसी तरह के 5 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक सर्किट से है, विद्युत परिपथ से है। इसमें 4 प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4 इस परिपथ में जुड़े हुए हैं। समतुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर R1 और R2 के विषय में अगर हम चर्चा करें तो इस सिरे और इस सिरे के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी R1 के इस सिरे को R2 के इस सिरे से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तो ये सिरा यहाँ जुड़ गया और R1 का ये सिरा और R2 का भी ये सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, यानी R1 और R2 के दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या कह सकते हैं हम कि R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो R1 और R2 अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया उसको देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? R1 बराबर 3 ओम एवं R2 बराबर 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध, अगर हम इसको R2 डैश कहें, R2 डैश, इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध R2 डैश अगर हो तो R2 डैश इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका समतुल्य प्रतिरोध इस तरह से निकालते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? R1 का मान 3 और R2 का मान 6, फिर R1 का मान 3 और प्लस R2 का मान 6, इनको करेंगे आप तो 3 6 का 18 बटे 9 यानी 2 ओम। इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो गया। तो अब इन दोनों की जगह पर एक प्रतिरोध केवल रख सकते हैं, यानी इसको हटा दिया हमने, और एक प्रतिरोध जिसको हम R2 डैश कहें, और ये क्या हो जाएगा? 2 ओम। इस तरह से R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध R2 डैश हो गया, तो R1 और R2 की जगह R2 डैश लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 7 ओम, यानी R2 डैश और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, 2 ओम प्लस 7 ओम इक्वल टू 9 ओम। तो क्या लिखेंगे? R2 डैश एवं R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका समतुल्य प्रतिरोध, इसको हम R3 डैश से लिख रहे हैं। R3 डैश इक्वल टू R2 डैश और प्लस R3। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 7 बराबर 9 ओम, यानी इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध 9 ओम हो गया। इन दोनों के स्थान पर हम केवल एक प्रतिरोध रख सकते हैं इस तरह से, और जिसका मान होगा R3 डैश इक्वल टू 9 ओम, इस तरह से। तो अब ये 9 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? R3 डैश एवं R4 समांतर क्रम में है, जुड़े हैं, अतः इनका समतुल्य प्रतिरोध को अगर हम R लिखें तो R इक्वल टू R3 डैश इंटू R4 बटा R3 डैश प्लस R4, और ये हो जाएगा हमारे सामने R3 डैश 9 और R4 3 बटे 9 प्लस 3, ये हो जाता 27 और ये हो जाता है 12, और इसको हल करेंगे आप तो आएगा 2.25 ओम, ये आंसर हो गया। यानी इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 2.25 ओम, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को करेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6C12 यानी कार्बन 12 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है 6C12 का द्रव्यमान 12.0038 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0081 AMU और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0090 AMU। तो ये हमारे कार्बन 12 का पूरा द्रव्यमान दिया हुआ है, और यहाँ पर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है और ये एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो इसमें हम
सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालेंगे, सभी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट द्रव्यमान आएगा उसके साथ इसका अंतर देखेंगे, वही हो जाता है मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट को हम कैसे पूरे बंधन ऊर्जा के रूप में निकालते हैं उसको हम देखते हैं। तो बंधन ऊर्जा का संबंध हमेशा नाभिक से होता है। ये नाभिक हो गया और नाभिक में है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो इस नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान अगर निकालना हो तो 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालेंगे प्लस 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान बराबर 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये क्या हो गया, इक्वल टू 6 इंटू एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0081 प्लस 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो 6 इंटू एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0090। अब इसको आप देखेंगे तो ये आएगा 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 और 0 और ये 6 प्लस यहाँ से करेंगे तो 6 0 6 9 जा 54 और 0 और ये 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 8 4 12 5 4 9 1 10 1 और 12। अब आपके नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, दिया हुआ नाभिक का द्रव्यमान बराबर 12.0038। ये भी AMU में रहेगा और ये भी AMU में रहेगा। तो मास डिफेक्ट अगर निकालना हो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान क्षति बराबर ये ज़्यादा है और ये कम है तो क्या लिखेंगे 12.1026 माइनस 12.0038 और इसको आप करेंगे 0.0988 AMU। ये द्रव्यमान क्षति होगी। अब द्रव्यमान क्षति को अगर हम ऊर्जा के रूप में बदलते हैं तो 1 AMU में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो क्या लिखेंगे, सिंस 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो द्रव्यमान क्षति है 0.0988 AMU और इसमें आप गुणा करेंगे 931 का तो हो जाएगा आपके सामने 91.983 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये संपूर्ण बंधन ऊर्जा है, संपूर्ण बाइंडिंग एनर्जी है। हमको प्रति न्यूक्लियन निकालना है। क्या लिखेंगे, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, क्योंकि यहीं आपसे पूछा गया है। तो पूरा बंधन ऊर्जा है 91.983 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें हम क्या करेंगे, जितने न्यूक्लियन हैं इसमें 12 न्यूक्लियन है, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, तो सबका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 7.6652 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ये आंसर बन के आएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। इसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है तो पहले हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संपूर्ण द्रव्यमान निकालते हैं, उसके बाद कार्बन के पूरे द्रव्यमान से उसका अंतर देखते हैं और उसी अंतर में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा करते हैं, क्योंकि सारे के सारे द्रव्यमान आपको AMU में दिए गए हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ के लिए लाल, बैगनी तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.51, 1.61 तथा 1.59 है। पदार्थ के वर्ण विक्षेपण क्षमता की गणना कीजिए। यदि माध्य विचलन 5 डिग्री हो तो पदार्थ के प्रिज्म से प्राप्त कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा। तो ये हमारा सवाल है। इसमें हमको विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक दिया गया है और आपसे वर्ण विक्षेपण क्षमता पूछा जा रहा है और फिर कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको। तो पहले तो प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला लिखते हैं। वो होता है W = NV माइनस NR बटा NY माइनस 1। यहाँ पर NV क्या है, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है, NR लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है और NY पीले रंग के लिए अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर W = क्या हो जाएगा, NV का मान दिया हुआ 1.61 और NR का मान दिया है 1.51 बटा NY का मान दिया है 1.59
और -1, और इसको हल करेंगे आप तो आएगा 0.1/0.59, और इसको हल करेंगे 0.169। ये हमारा आंसर हो गया डिस्पर्सिव पावर या फिर कह लें वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब आगे आपसे कहा गया है कि यदि माध्य विचलन 5 डिग्री हो तो माध्य विचलन का फार्मूला होता है डेल्टा m = ANY-1। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा m का मान दिया हुआ 5 डिग्री = A का मान नहीं दिया हुआ है और 1.59 - 1। यहाँ से हो जाएगा A = 5/0.59। अब आपसे पूछा गया है कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला होता है बराबर ANV - NR। A का मान है 5/0.59 इंटू NV का मान है 1.61 माइनस NR का मान है 1.51। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो आएगा 5/0.59 इंटू 0.1, और ये आंसर बन के आएगा आपके सामने 0.845। तो ये हो गया हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो ये तीसरा सवाल रहा। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है कि एक NPN ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा 24 मिली एम्पियर है। यदि संग्राहक की ओर 80% इलेक्ट्रॉन पहुंचते हों तो आधार धारा क्या होगी। तो पहले तो हम संग्राहक धारा, आधार धारा और उत्सर्जक धारा में फॉर्मूला देखते हैं। IE = IB + IC। अगर उत्सर्जक धारा को हम 100% माने तो 100% = IB का मान नहीं दिया है और प्लस 80% हो जाएगा IC। तो IB = क्या हो गया 100% माइनस 80% = 20%। तो अगर संग्राहक धारा 80% है और इसका मान कितना है 24 मिली एम्पियर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सिंस 80% = 24 मिली एम्पियर, देयरफॉर 20% = क्या हो जाएगा 24 मिली एम्पियर बटा 80% गुणे 20%। तो यहाँ से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 मिली एम्पियर। ये आंसर बन के आ गया। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन रहा। ये NPN ट्रांजिस्टर से है जिसमें उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा 3 होते हैं। तो इन तीनों में ये फार्मूला होता है IE = IB + IC, और इस तरह से हम इसको करेंगे। तो ये चौथा क्वेश्चन रहा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्तर है। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा स्तर क्या होगी। तो मूल ऊर्जा स्तर का मतलब होता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होगी वह -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है PE वो टोटल एनर्जी का 2 गुना होती है। और आपके सामने टोटल एनर्जी दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के साथ। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस तरह से आप इस सवाल को करेंगे। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। तो एक बार फिर कह रहे हैं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। आगे फिर इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आपके बीच उपस्थित होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।